हेलो एवरीवन, आई एम अमरेश सिंह और ये हमारा चैनल है एडुशीरन। तो आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो है क्लास 12th फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये 6th वीडियो है। ऑलरेडी हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, ये 6th वीडियो है। तो आज का जो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर। पहले तो हम इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में। वो है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम आज 2 डेरिवेशन आपके लिए करेंगे। सबसे पहले जो डेरिवेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, किसके कारण? ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यानी एक वायर है हमारे पास, वो उसकी लेंथ इनफाइनाइट है बट वो चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज कहने का मतलब हुआ कि उसके हर एक पॉइंट पे चार्ज सेम है। उसके कारण हमें एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही इजी है। पहले आपको फिगर अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर लेंगे। तो ये हमारा एक लॉन्ग वायर है जिसकी लेंथ क्या है, हमारा इनफाइनाइट है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारा इनफाइनाइट है। अब इस वायर से जो एक हम पॉइंट सपोज कर रहे हैं जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ए पॉइंट यहां से ए वायर से आर डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू अ चार्ज बॉडी, तो हम वहां पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, है ना। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्लोज सरफेस चाहिए। जब तक क्लोज सरफेस नहीं होगा तब तक गॉस लॉ तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो उसको अप्लाई करने के लिए हम यहां पे सपोज करेंगे कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। तो अगर हम बोलते हैं कि ये हमारा एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इस ये जो वायर है ना उसके अराउंड में, जैसे ये हमारा वायर है जिसके लेंथ L, यहां से लेंथ L है इसका। ठीक है, यहां से टोटल लेंथ, ये तो इनफाइनाइट है लेंथ बट हम कंसीडर किसके लिए कर रहे हैं? L लेंथ के लिए। तो इसके अराउंड में एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो कि क्लोज है, यानी क्लोज सरफेस है, वो सिलेंड्रिकल है। हम कैसे ऐसा इसलिए सपोज कर रहे हैं क्योंकि हमें गॉस थ्योरम यहां पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखिए अब यहां पे हमारे पास सरफेस कितने हो रहे हैं टोटल? एक सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे। जैसे ये सिलेंडर है तो इसमें सरफेस, एक तो इधर सरफेस हुआ, एक सरफेस इधर हुआ और एक ए वाला कर्व सरफेस, 3 सरफेस हुए टोटल। यानी एक सरफेस ए वाला है और दूसरा सरफेस ए वाला है, ये दोनों सर्कुलर हैं। और जो थर्ड वन है वो कौन सा है? वो कर्व सरफेस है, ए वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर हम बोले कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? यहां पे इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? और ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज हो उसके अराउंड में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो किधर होंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। अगर किसी एक पॉजिटिव चार्ज हो तब
तो हमने ये सपोज किया हुआ है ना कि ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं पहले वाला वीडियो में। तो आप बताइए हमें, अच्छा एक चीज और पूछेंगे, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो हम गॉसियन सरफेस इसको सपोज किए हैं, यहां पे इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा परपेंडिकुलर। इधर वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होगा इस तरफ, क्योंकि एरिया वेक्टर कहां होता है, जो प्लेन सरफेस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इधर होगा। और ये जो गॉसियन सरफेस है यहां पे हमारा एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड में होगा, यानी यहां पे भी इस डायरेक्शन में, यहां पे भी इस डायरेक्शन में, इधर भी इस डायरेक्शन में, यानी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड में है। बट सरफेस जो गॉसियन सरफेस हम सपोज किए हैं सिलेंड्रिकल, यहां पे तीन सरफेस बन रहे हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक कर्व सरफेस। तो यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, यहां पे इस तरफ होगा, और एक कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहां पे अगर हम बोले कि इस सरफेस का नाम 1 देते हैं, ये वाले सरफेस जो है इसका नाम हम 1 बोल रहे हैं, तो यहां पे हमारा एरिया वेक्टर उसका डायरेक्शन जिसको हम एन कैप से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, एरिया वेक्टर के लिए इधर होगा, और इस तरफ जो हमारा इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर है वो किधर होगा, इस तरफ होगा आउटवर्ड में। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो तो आउटवर्ड में ही होगा, यानी एरिया वेक्टर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहां पे भी एरिया वेक्टर के साथ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है। बट जो कर्व सरफेस है यहां पे एरिया वेक्टर और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप देख लीजिए ये हमारा कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर होगा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा आउटवर्ड में। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इधर ही इस तरफ दोनों एरिया वेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन कितना होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, और दोनों के बीच में यहां पे जो एंगल होगा वो एंगल होगा यहां पे 0 डिग्री। लेकिन यहां पे थीटा क्या होने वाला है, इस सरफेस, हम एक छोटा सरफेस सपोज किया स्मॉल, ठीक है, डीएस, इसको हम थर्ड नाम दे रहे हैं, ये फर्स्ट, इस वाले को फर्स्ट नाम दिया है, इस वाले को सेकंड, और यहां पे थर्ड। तो फर्स्ट सरफेस जो हम सपोज करें यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहां पे भी सेकंड सरफेस के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री। लेकिन जो कर्व सरफेस है वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो दोनों के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है। अभी आपको हम क्लियरली समझा दिए। अच्छा एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि हमने बता दिया ऑलरेडी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये होता है कि अगर कोई एक बॉडी है तो अगर इसकी बॉडी की लेंथ 10 मीटर है और इस पे हमारा जो चार्ज है वो कितना है, 20 कूलम है, सपोज करते हैं कि 20 कूलम है, तो हम बोलेंगे कि इसके 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, तो 1 मीटर में कितना होगा, 2 कूलम होगा। तो वही हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी जो यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो यूनिट सरफेस एरिया में जितना चार्ज होगा वो उसका क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। और जो थर्ड वन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या होगा, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। तो यहां पे हम एक लॉन्ग वायर ले रहे हैं जो कि चार्ज है, तो यहां पे किसकी बात होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात होगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम यहां पे बोले कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, उसके लिए
आप बताओ, हम डिनोट किससे करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को? लैम्डा से डिनोट करते हैं, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पे लैम्डा क्या होगा, जो चार्ज, ये जो इनफाइनाइटली चार्ज है डिवाइडेड बाय जितना लेंथ में हमें चाहिए। तो हमें इस वाले लेंथ में, यहां पे लेंथ क्या सपोज किए हैं हम, एल सपोज किए हैं ना। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। तो ये तो हमारा हुआ यूनिट लेंथ के लिए। यूनिट लेंथ के लिए जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या होगा हमारा, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब हमें आप ये बताइए कि अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस वाले लेंथ पे टोटल चार्ज कितना होगा। अगर 1 मीटर लेंथ पे हमें चार्ज पता है तो हम बोल सकते हैं ना कि 5 मीटर लेंथ पे भी चार्ज इतना होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। तो उसी तरह से हमें अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, यानी यूनिट लेंथ का चार्ज में पता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो यहां से यहां तक जो वायर को सपोज किए हैं जिसका लेंथ एल है, इसमें चार्ज कितना होगा, तो हम इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। तो अगर हम बोले कि टोटल चार्ज प्रेजेंट किसमें, इन द वायर ऑफ लेंथ एल, तो वो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जितना है, जिसको हम टोटल चार्ज, जो इनक्लोज चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज है ना, क्यू इन अपॉन एल, यानी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हुआ इनटू एल। तो ये तो हमारा फाइनली क्या आने वाला है, क्यू एन ही आएगा। यानी क्यू एन हमारा क्या है, वो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है। जो हमारा ये लेंथ है ना, एल लेंथ, इसमें टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है। अब आप हमें बताइए कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी हो, तो गॉस थ्योरम के लिए क्या होता है, सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस थ्योरम था। गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो ई डॉट डीएस होता है, थोड़ा सा गॉस थ्योरम भी हम बताना चाहेंगे आपको अगर भूल गए होंगे तो, जो सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस होता है वो किसके इक्वल होता है, जो चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। तो अगर हम बोलेंगे, यहां पे देखिए 3 सरफेस है, एक ए वाला और ये कर्व सरफेस। तो यहां पे तीनों के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हम तीनों, और टोटल क्या होगा, और टोटल हो जाएगा तीनों का सम हो जाएगा। तो चलिए हम अभी तीनों का हम एक एक करके निकालते हैं और ऐड करते हैं। आप फिगर जल्दी से नोट कर लीजिए, हम अभी आपको डेरिवेशन देने वाले हैं, और फिगर अगर समझ नहीं आया हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। और डेरिवेशन बहुत ही इजी है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। एंगल की बात होगी यहाँ पे, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको एंगल, ठीक है। हाँ, तो यहां पे देखिए जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, ये तो यूनिट लेंथ के लिए है, और टोटल लेंथ कितना है, एल है ना। तो अगर हम लैम्डा बोले लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेंथ टोटल कितना है, एल है, तो ये हमारा लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, एल लेंथ के लिए चार्ज। यानी जो लेंथ एल हम सपोज किए हैं उसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, जो यूनिट लेंथ है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, जो लैम्डा क्या है हमारा, यूनिट लेंथ में चार्ज है, तो टोटल लेंथ में चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं गॉस थ्योरम। यहां अच्छे से आप देखिएगा, मेन यहीं पे है, आपको यहां पे समझना भी है थोड़ा सा। अगर हम फर्स्ट सरफेस के लिए बात करें, सरफेस क्लोज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सरफेस 1 लिख रहे हैं यहां, ठीक है। सरफेस क्लोज इंटीग्रल फॉर फर्स्ट सरफेस, इस वाले सरफेस के लिए ई डॉट डीएस
ई डॉट ds प्लस सरफेस क्लोज इंटीग्रल किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए, इस वाले के लिए, ई डॉट ds प्लस सरफेस क्लोज इंटीग्रल फॉर थर्ड सरफेस। इसको हम जो ये वाला सरफेस जो सपोज किया है ना, इसके लिए ले रहे हैं, ई डॉट ds। और ये सारे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक किसके इक्वल होंगे, जो चार्ज इसमें जो गॉसियन सरफेस हमने सपोज किया है उसमें जितना चार्ज होगा, जिसको हम क्या बोल कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं क्यू इन से, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम क्या है, यही है ना कि सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे तीन सरफेस अलग अलग थे, इसलिए हमने तीनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला और तीनों को ऐड किया, और जो फाइनल जो चार्ज इसमें इनक्लोज है जिसको हम क्यू इन से डिनोट कर रहे हैं वो क्यू इन है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो गॉस थ्योरम था, है ना। अब आप बताइए हमें कि डॉट प्रोडक्ट है, जैसे ए डॉट बी है, 11th में था तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो उसी तरह से ई डॉट ds है तो ई ds कॉस थीटा होगा। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप बोले यहां पे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सरफेस क्लोज इंटीग्रल फॉर सरफेस 1 ई ds कॉस थीटा। अब आप बताइए हमें यहां पे फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा क्या है, यहां पे हमारा थीटा है 90 डिग्री। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, और जब आप फिगर ड्रा करोगे तो ये चीज जरूर मेंशन कीजिएगा कि यहां पे एंगल कितना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका मेन फिगर ही देखेगा, ठीक है। तो ई ds cos 90 डिग्री होगा। सेकेंड सरफेस की अगर हम बात करें तो यहां पे भी थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, यानी सरफेस क्लोज इंटीग्रल फॉर सेकेंड सरफेस ई ds cos 90 डिग्री होगा, है ना। अब थर्ड सरफेस यहां पे थीटा हमारा क्या है, 0 है। तो इस जगह पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें तो ये होगा हमारा ई ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू टोटल चार्ज, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, क्यू इन से, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0, ये दोनों टर्म क्या हो गए, 0 हो गया ना। बचा हमारा क्या, ई ds cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप हमें बताइए कि ये जो गॉसियन सरफेस है, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके अराउंड में सिलेंडर है, तो सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप देख लीजिए कोई एक सिलेंडर है तो हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। अगर हम इसके सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट सपोज करें तो सेंटर से कितने है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इसलिए हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसका मतलब यह है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ई सरफेस क्लोज इंटीग्रल फॉर थर्ड सरफेस, ठीक है, थर्ड है, ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इरेज करते हैं ऊपर से, आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होने वाला है, अब आप हमें बताइए कि सरफेस क्लोज इंटीग्रल जो ds है यहां पे वैल्यू क्या होगा। सिंपल सी बात है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो टोटल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस के एरिया, 10th का मैथ्स है, इसका क्या होता है 2 पाई आर एच, एच क्या होता है, लेंथ होता है ना। तो यहाँ पे एच की जगह क्या है, एल है, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। और इधर वाला दोनों सरफेस को तो हमने ओमिट किया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए ये हमारा दोनों सरफेस ओमिट हो गया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें यहां पे, तो केवल बचा क्या, एक कर्व सरफेस के लिए बचा है, यानी ई तो हमारा कांस्टेंट हो गया। थर्ड सरफेस के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर है, जो टोटल एरिया है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस पे डिपेंड कर रहा है।
क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहां पे जो टोटल सरफेस, जो कर्व सरफेस है, उसके एरिया को अब पुट करेंगे कहां पे, जो थर्ड सरफेस के लिए हमारा एरिया है, ठीक है। तो थर्ड सरफेस के लिए जो टोटल एरिया होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू टोटल चार्ज, जो कि क्या है हमारा लैम्डा एल है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एल टू एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, E इज इक्वल टू, ये वाला स्टेप इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, लैम्डा ऊपर में है। यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर जितना बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे हम इस चार्ज बॉडी से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और ये लैम्डा तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इसलिए हमारा मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है इस वायर से। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में ऐसे भी दिया रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दिया रहता है कि अगर कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा वायर से अवे होते जा रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा या कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको इस एक्सप्रेशन से तुरंत सोचना है कि अगर हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि अगर 2 टाइम्स हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, दोनों का पावर 1 है, तो 2 टाइम्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है यहां से, ठीक है। और बोर्ड के लिए तो आपको डेरिवेशन देगा। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है वो है कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप अच्छे से इसको देखिएगा। जो हम अभी करने वाले हैं ये भी बहुत बार पूछ चुका है, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हो। वो ये है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो आपको पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो उसमें जो टॉर्क लगेगा उसका एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता देने चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज से बना होता है। तो अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस पॉइंट को आप अच्छे से सुनिएगा, अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है तो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना उसके अपोजिट में लगेगा, और प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई मीन जो निगेटिव चार्ज है, जो माइनस क्यू चार्ज है, उस पर जो हमारा फोर्स लगने वाला है उसका डायरेक्शन जो अप्लाइड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट रहेगा, और प्लस पे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद हम डेरिवेशन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क which is acting on the electric dipole placed in the uniform electric field। एक और वर्ड यहां यूज करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन आपको ऐसे ही देगा बोर्ड एग्जाम में, और यहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहां से कैसे क्वेश्चन देगा वो हम अभी डिस्कस वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें क्या ड्रा करनी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करनी है ना। हमने तुरंत माइंड में सेटअप होनी चाहिए क्या ड्रा करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है
तो किससे बना होगा, माइनस क्यू चार्ज से और प्लस क्यू चार्ज से, और इसका लेंथ क्या होता है, 2l होता है। यानी ए वाला जो लेंथ है, ये लेंथ क्या है हमारा, ये लेंथ है हमारा 2l। यहां डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, पहले हम बता चुके हैं। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। और आप बताओ हमें कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, हम बता चुके हैं आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है, यानी इधर से इस तरफ होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इस तरफ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे है, हम सपोज कर लेते हैं कि एंगल थीटा पे है। तो अगर ए एंगल थीटा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ए एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो सिंपल मैथ्स है 8th क्लास का, 9th क्लास का। अब हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा यहां पे वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अभी हम कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। और वो कितना होगा, बताइए क्या होगा। अरे आपको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू एफ बाई क्यू पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो यहां पे भी वही बात करनी है, मैग्नीट्यूड इसका क्यू है ना। तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू ई होगा। उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। डायरेक्शन भी दिखाना है यहाँ पे, डायरेक्शन है फोर्स का। और ए प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हमने बताया कॉन्सेप्ट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और यहाँ पे भी फोर्स क्या लगने वाला है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो देखिए दोनों फोर्स सेम है, क्यू ई और यहाँ पे भी क्यू ई, बट डायरेक्शन दोनों का क्या है, अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या होने वाला है, 0 होगा। क्योंकि एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ऐसे रखा हुआ है, इधर जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही फोर्स इधर से लगाया जा रहा है। यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो नेट फोर्स होगा हमारा 0। ठीक है, हम यहां पे लिख भी देते हैं कि नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी क्वेश्चन आपको कभी कभी एमसीक्यू में देगा। नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वो जिसको एफ नेट के लिए डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होगा, 0 होगा। बट क्या अगर फोर्स 0 है तो क्या ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, यहां पे ए इंटेंशन है इसका कि हमें इसको रोटेट करना ही है। क्यों, क्योंकि दो फोर्स इस पे लग रहे हैं। तो अगर फोर्स लग रहे हैं तो यहां पे टॉर्क जनरेट होगा ही। अब इसको टॉर्क क्या बोलेगा कि तुम इसको टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो ये जो टॉर्क यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, यही टॉर्क का हमें क्या करनी है, एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो टॉर्क आप पढ़े होंगे 11th में भी था टॉर्क हमारा, कि टॉर्क तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इन किसके साथ, क्रॉस प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमारा ए फोर्स लग रहा है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जहां से रोटेट कर रहा है उसके साथ वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम यहां से देखिए, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या है, ए वाला होगा, है ना। अब क्यों, क्योंकि इस तरफ इसका लाइन ऑफ एक्शन है और इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां है, इस तरफ का। तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा ए वाला होगा। अब जिसको हम क्या से डिनोट कर रहे हैं, एक्स से। तो अब आप बता सकते हैं हमें कि ए वाला लेंथ हमें 2l पता है, ए वाला थीटा पता है, तो हम x तो फाइंड कर ही सकते हैं, 10th का मैथमेटिक्स है। तो अगर हम x फाइंड कर लिए, फोर्स ऑलरेडी हमें पता है, तो हम यहां पे टॉर्क पता कर लेंगे। देखिए हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं डेरिवेशन में, हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं क्या है, QE है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहां से फाइंड कर लेंगे x। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया यहां से। तो ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम क्या ड्राइव कर देंगे, टॉर्क का डेरिवेशन ड्राइव कर देंगे। तो देखिए हम करने वाले क्या है,
ठीक है। अगर फिगर आपको नहीं समझ आई हो, फिर से हम एक बार समझा देना चाहते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से बना हुआ है, इसका लेंथ 2l होता है, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज पे हमारा जो फोर्स लगेगा किसके कारण, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके अपोजिट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जो प्लस क्यू पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये एंगल थीटा सपोज किया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है वो थीटा एंगल पे है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये एंगल थीटा, तो एंगल भी थीटा होगा कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल से, ठीक है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रैग किया जिसको बोला x। अब हम इस ट्रायंगल में x फाइंड कर लेंगे मैथ से, है ना। उसके बाद हम डेरिवेशन ड्राइव कर लेंगे, सिंपल है। तो चलिए अब हम क्या यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहें अगर इसमें डेरिवेशन में, तो स्टेटमेंट ऐसे लिखोगे कि सपोज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in which a electric dipole is placed of length 2l. The force on the minus q charge is QE, which is acting opposite to the applied electric force, and the force acting on the plus q charge is in the direction of the applied electric field. ये आपका स्टेटमेंट है। The net force on this electric dipole will be 0 because the force on the minus q charge and the plus q charge are equal in the magnitude but opposite in the direction, and due to the opposite in direction the net force will be the 0. Then a torque will produce which will try to rotate it. And what will the expression for the torque? तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे टॉर्क के लिए। तो अगर हम बोले कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हम ए बी सी दे दें, ठीक है, ए बी और सी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हम बोलेंगे कि साइन थीटा हमें फाइंड क्या करनी है, एक्स फाइंड करनी है। तो अगर हम यहां से थीटा ले तो ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, अपॉन साइन थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वाला हाइपोटेनस का लेंथ क्या है हमारा 2l, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया। और फोर्स जो है वो हमारा QE तो है ही, दोनों पे, माइनस क्यू पे भी और प्लस क्यू पे भी। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा, जिसको टॉर्क हम किसी नोट करते हैं टाउ से, ठीक है। वो बताइए क्या होगा, जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x। तो अगर हम बोलें कि टाउ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये होगा QE और x का वैल्यू है 2l साइन थीटा, ठीक है। यानी टाउ इज इक्वल टू हो गया हमारा। अब आपको हम पढ़ा चुके हैं कि Q इंटू 2l क्या होता है, होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम यहां पर पुट कर सकते हैं ना कि Q इंटू 2l इज इक्वल टू P। P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन कहां से कहां होता है, माइनस Q से प्लस Q की तरफ। तो अगर हम Q इंटू 2l को पुट कर दें, आप नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। Q इंटू 2l को हम P पुट करें तो हमारा जो टॉर्क है वो क्या होने वाला है, यहां पे हमारा होने वाला है Q इंटू 2l P हो गया, और इधर है E साइन थीटा। तो अब आप, अगर आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट 11th का, कि अगर हमारा कोई दो वेक्टर होता था, एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, तो ये दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता था तो क्या होता था, A क्रॉस B, उसको हम क्या लिख सकते थे, AB साइन थीटा लिखते थे ना। क्रॉस प्रोडक्ट 11th का था, वेक्टर में पढ़े थे हम लोग। तो P साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिख सकते हैं, तो P साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। यही है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है, यही हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन है। अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चन कैसे दिया हुआ रहता है वो हम आपको बताना चाहेंगे। 1 मार्क्स में कैसे दिया हुआ रहेगा, यहां से वो आपको हम अभी बताएंगे अच्छे से।
देखिए यहां पे जो थीटा है वो थीटा किसके बीच का एंगल है, वो थीटा है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो कहां से कहां होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो अगर क्वेश्चन कैसे देने वाला है वो हम बता रहे हैं आपको। बोलता है कि इफ थीटा इज 0 डिग्री, तो अगर थीटा 0 होगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसी तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यानी हमारा अगर ए वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू एकदम हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और इधर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अभी तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है यानी जिस तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसी तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टॉर्क क्या होगा इस पे आप बताइए। P साइन थीटा होता है। अब साइन 0 का वैल्यू 0, तो टोटल वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी यहां पे अब हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो स्टेबल है, ये रोटेट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना कि हमें आप बताइए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, थीटा का वैल्यू देता है 0, 90, 180, ऐसे आपको पूछ देगा। ठीक है। और सेकेंड केस क्या हो सकता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बताइए थीटा अगर 180 होगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किधर हो जाएगा, जस्ट रोटेट हो जाएगा ना। यानी जो यहां पे माइनस क्यू इधर था यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। ये वेक्टर का साइन है, ये डायरेक्शन का साइन नहीं है, डायरेक्शन का साइन ए वाला है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी दोनों के बीच अपोजिट रिलेशन है। अब हमारा टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, PE साइन थीटा। यहां पे PE साइन 180 होगा, दोनों के बीच एंगल 180 बन रहा है। साइन 180 का भी वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बट इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को, इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। यानी यहां पे हमारा इक्विलिब्रियम में तो है बट स्टेबल नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे देता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। और अगर डेरिवेशन आएगा तो आप इसको भी केस को वहां पे लिख दीजिएगा और ये आपको जरूर ड्रा करनी है, डायरेक्शन दिखानी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। बस फिगर आपको बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। तो आज का जो वीडियो था हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ड्राइव किया, किसके कारण, ड्यू टू यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर, जिसका एक्सप्रेशन क्या था, 1/2πε0 इंटू आर था। और जो नेक्स्ट वन डेरिवेशन था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है, वो था कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको इस चैनल के थ्रू, एडुसीरन चैनल के थ्रू जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको हम एकदम सिस्टेमेटिक वे में दे रहे हैं। हम आपको 12th के फिजिक्स एकदम इनिशियल वे से लेकर के और हाई टॉप स्टैंडर्ड तक देंगे। आपको करनी क्या है कि आपको शुरू से ही नोट्स बनानी है। हर एक वीडियो का नोट्स अगर आप शुरू से बनाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम पीछे से रिलेट करते हैं कि हमने इस वीडियो में ये चीज बताया था। तो कहने का मतलब यह है कि आप हर एक वीडियो को पहले अच्छे से देख लो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। फिजिक्स बहुत ही इजी लगेगा। और अगर आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ डाउट आ रही है तो आप इस एडुसीरन के कमेंट बॉक्स में कभी भी लिख सकते हो, हम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।